आदरणीय सबों को मेरा नमस्कार। एम.ए. अंसारी, मैं झारखंड से हूँ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी हमारे भारतवासियों को और हमारी मीटिंग के मुख्य अतिथियों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी सर, सभी को नमस्कार। मैं शिवनारायण शर्मा आज आप लोगों के समक्ष फिर से हूँ। हम सेकंड एपिसोड करने जा रहे हैं भ्रष्ट भूषण सम्मान। जो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार या जो भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे अफसर है, ये लोग पूरे देश को जो बर्बाद कर रहे हैं भ्रष्टाचार करके, हम उन लोगों को अवार्ड देना चाह रहे हैं, सम्मान। तो एक पहला हमने एपिसोड किया था, अब ये दूसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये मामला है अभी नोएडा उत्तर प्रदेश का, जहां पर जो एक एडिशनल डीसीपी है, जिसे हम जो पीआईओ भी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसके खिलाफ हम उसको भ्रष्ट भूषण सम्मान से सम्मानित करेंगे। और क्यों करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस चीज का हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को इसको समझने के लिए हमें देखिए, आज हमें ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। मैं चाहूंगा ये भ्रष्टाचारी लोग कितने बेखौफ है, उसे समझने की जरूरत है। आप देखिए, एक शिपिंग कॉर्पोरेशन का अधिकारी सीईओ वो कहता है कि मुझे एक ऐसा वकील चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज कर सके। यानी खुले आम लिखित में देता है, रिटर्न में क्यों देता है? क्योंकि जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे थे, जो उनका ही कर्मचारी था, उस कर्मचारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से आदेश अपने फेवर में प्राप्त किया था शिपिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ और उस अधिकारी के खिलाफ। तो वहां पर उस अधिकारी ने जब देखा कि अरे क्या, अब हमें तो मैनेज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ये किसके पास है पैसा, किसका पैसा है? शिपिंग कॉर्पोरेशन में जनता का पैसा, हम लोगों का पैसा, और वहां पर उस ऑफिसर को बैठाने वाले भी हम लोग, और वो ऑफिसर हमारे पैसों से कहता है कि मुझे ऐसा वकील चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज कर सके। लोकतंत्र कहां रह गया? ये सुप्रीम कोर्ट क्या हमने इसलिए बनाया कि आप हमारे ही पैसों से हमारे ही खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, वकील को पैसा देंगे, जजों को पैसा खिलाएंगे? मतलब इतने बेखौफ हो गए हैं ये लोग, भ्रष्टाचारी लोग, कि अब हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज तो इन लोगों को अब सम्मानित ही भी करना पड़ेगा कि भाई वाह वाह वाह, आपकी तो बहुत बहुत हिम्मत है आप लोगों में। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर एक हम जो दूसरा एपिसोड कर रहे हैं इसमें हमने ली है। ये हमारे नोएडा के एडिशनल डीसीपी है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी, क्या है इनका हाल, उसको समझने के लिए हम इन्हीं के द्वारा जो हमें दस्तावेज मिले हैं, ये क्या है, एक पीआईओ है, आरटीआई के जवाब देते हैं। खाली आरटीआई के जवाब तो नहीं देंगे, बाकी सारी पूरा जो भी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें और भी इनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आरटीआई की जिम्मेदारी दी गई है, पीआईओ बनाया गया है, तो पीआईओ को ट्रेनिंग देकर के ही पीआईओ की कुर्सी पर बैठाया जाता है। अगर वो पीआईओ बराबर से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, तो फिर उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। और यदि वह जानबूझकर कुछ ऐसे ये करेगा, अपने जवाब देगा, का पात्र बना देगा उसको, और ये साबित कर देगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उनके यहाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसी को समझने की यहाँ पर जरूरत है। तो सबसे पहले मैं इस मामले में जो हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन मैं अभी करूंगा पूरा बताऊंगा कैसे क्या है। तो मैं आता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ये देखिए, इनको हमने एक शो कॉज नोटिस दिया है कि भाई इन्होंने क्या गलत किया। तो ये हमारे जो विक्टिम है मिस्टर मनीष जैन, उनकी तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया है।
ये हमारे साथ उपस्थित भी है यहाँ पर। शो कॉज नोटिस में हमने क्या लिखा है इसे देखने की जरूरत है। ये है हमारे जो भ्रष्ट भूषण सम्मान जिनको देना है, उनका नाम है श्री आशुतोष द्विवेदी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर यूपी। इनको हमने सब्जेक्ट में लिखा है आरटीआई के तहत सही जानकारी देने की अपेक्षा भ्रामक जानकारी दिए जाने, संवैधानिक नियमों का मजाक उड़ाने के मामले में क्यों ना आपके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत, है ना, सो एंड सो के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए और आवेदक को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी हम उपभोक्ता फोरम में जाएं। तो इस मामले में हमने इनको शो कॉज नोटिस दिया है। नीचे जो आरटीआई लगाई गई है, ए से लेके देखिए आप एल तक है, इन आरटीओ के हमने जवाब मतलब जो है वो हम दिखा रहे हैं, दिखाएंगे, और उसके आधार पर ही हम इस मामले को कि किस प्रकार से ये अधिकारी जो है भ्रष्ट है और हमें इनके खिलाफ खड़े होना पड़ा है। तो अभी मैं इसको एक चार्ट के रूप में अटैच किया है, छोटे से एक मतलब एक इतनी आसानी से हम लोग समझ सके, और ये सब हमने उनको भेज चुके हैं, ये सब हम उनको भेज चुके हैं। इसको अभी समझने की जरूरत है और इसके लिए हमने इनका कार्टून भी बनाया है। अभी देखिए हम साफ साफ लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, जिस प्रकार से पीआईओ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने अपनी अयोग्यता का परिचय देते हुए जवाब दिए है, उससे साबित होता है कि इन जैसे महानुभावों को बीच चौराहे पर जूतों से मारना चाहिए। बिल्कुल देखिए, जिसके साथ बीतती है, एक व्यक्ति जिसके 80 लाख रुपए की मशीन गायब कर दी गई, कोई अपराधी नहीं मिल रहा है, आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, और वहां पर मामले को क्लोज कर दिया गया है। एक तरफ उसमें उनका जो फाइनल रिपोर्ट बनाई गई है उसमें लिखा है जो यानी छानबीन चालू है, मगर मामले को क्लोज कर दिया गया। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या आपने छानबीन चालू रखी है या फिर मामला क्लोज कर दिया है। अभी इसमें देखिए हमने इनके जो काम कारनामे हैं उसे हमें पहले समझने की जरूरत है। हम एक एक करके आरटीआई में पहले इन्होंने क्या जवाब दिया है उसे हम समझेंगे। अभी देखिए ये है एक, पहला है हमारा आरटीआई इनको कंप्लेंट की गई है, इन्वर्टर चोरी किए जाने व ताला तोड़ने की धमकी देने से संबंधित है ये, ठीक है। अभी इस मामले को अगर समझेंगे आप तो ताला तोड़े जाने से, ये इसका पूरा का पूरा अगर हम पहले इसका सबूत है हम इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ताला, फैक्ट्री का ताला तोड़ने जा रहे हैं और इस ताला तोड़ने की मतलब धमकी दी है और इन्होंने इन्वर्टर चोरी कर लिया है। ये देखिए इसकी कंप्लेंट है। अब ये दोनों चीज, इन्वर्टर वहां रखे, इन्वर्टर बैटरी को चोरी कर लिया गया है, बिजली काट दी गई है और इन्वर्टर चोरी कर लिया गया है। अब अगर एक कंप्लेंट की गई है कि आप इन्वर्टर चोरी कर लिया गया है, बैटरी चोरी कर ली गई है और साथ में धमकी दे रहा है कि तुम्हारी कहते ताला तोड़ दूंगा, तो उस मामले में अगर शिकायत होती है तो ये एक संज्ञेय अपराध है। इस संज्ञेय अपराध में शिकायत करने के बावजूद आपने एफआईआर नहीं की, उसके बदले में आपने एक जवाब दिया। वो जवाब भी देख लेते हैं हम इसमें। देखिए ये देखिए जवाब उन्होंने क्या दिया है कि आवेदक का नाम, पता, मोबाइल, जांच का सारांश ये है, महोदय उपरोक्त मामला उन्होंने किराए पर आवेदक को ग्राउंड फ्लोर दे रखा है जिसमें श्याम प्रिंटर्स की फर्म चलाते हैं। दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। आवेदक द्वारा अंग्रेजी में एग्रीमेंट बना होने की वजह से, मतलब देखिए आपको कंप्लेंट किसकी की जा रही है, इन्वर्टर चोरी किया गया है और ताला तोड़ने की धमकी दी जा रही है। हमें उस मामले में बातचीत करनी है। यहां पर कुछ और बातें आप बता रहे हो, इसका मतलब इससे चोरी जाने से और इनका दूसरी चीजों से संबंध क्या है, ये मुख्य चीज होनी चाहिए थी। यहां पर लिखा है कि दोनों पक्षों से को चाराजोई, दोनों पक्षों से बातचीत, पक्षों का किराए का लेन देन है, दोनों पक्षों से बातचीत हो गई है। ये देखिए यहां पर लिखा है दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है, ये चीज यहां पर मेंशन हो रही है, ठीक है।
अब हमारे द्वारा यहाँ पर आरटीआई लगाई गई, ये तो हो गया इनका जवाब। अब आरटीआई लगाई गई, देखिए ये आरटीआई हमने 11/9/2022 को लगाई है। इसका जवाब देखिए, ये हमने आरटीआई क्या लगाई है, इसी से रिलेटेड कि भाई इन्वर्टर चोरी करने के संबंध में जो भी आपने किया, यानी जो हमारी शिकायत पर, वो कार्रवाई इस बिंदुओं के आधार पर दी जाए, पक्ष व विपक्ष के द्वारा या जो भी है, ये सब हमने दी है। ये देखिए आप, इसको हम शुरुआत के पेज में, मतलब हम जो चार्ट बनाया है, चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है पक्ष विपक्ष के बयान, जांच अधिकारी का नाम व आदेश की तारीख, जांच की कॉपी दी जाए, किए गए पत्र व्यवहार की कॉपी दी जाए, जनरल डायरी की कॉपी दी जाए, कार्रवाई के दस्तावेज दिए जाए, पक्ष विपक्ष के दस्तावेज दिए जाए, और जो भी आदेश हुआ उसकी कॉपी मांगी। क्या जवाब मिलता है, ये देखिए, विपक्ष के बयान नहीं लिए गए हैं। सबसे पहले तो हमारा आरटीआई का आपने देख लिया, इस आरटीआई के जो पीआईओ है, पीआईओ को देखिए, पीआईओ ने इस पर जवाब दिया है, वो जवाब को पहले समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये पीआईओ है हमारे अपर पुलिस उपायुक्त, इनका नंबर है, इनका पत्रांक नंबर है 332, उसी के आधार पर हमने सब बनाया है। ये देखिए, इनका नाम है आशुतोष त्रिवेदी, ठीक है, इन्होंने द्विवेदी, ये इनका नाम है, ये इन्होंने जवाब दिया है, इन्हीं के साथ सारे पेपर लगे हुए हैं। अभी आते हैं यहाँ पर जवाब क्या है। पक्ष विपक्ष के बयान, तो विपक्ष के बयान नहीं लिए और आवेदक को 161 में आवेदक के बयान लिए गए हैं। अभी सोचिए, ये देखिए, इसका जवाब जो है इनका खुद का दिया हुआ है आयोग का। देखिए, उक्त बिंदु में विपक्ष के अभी तक कोई बयान अंकित नहीं हुए हैं, वह पक्षवादी के 161 में, कोई बोल रहा है क्या कुछ? हाँ, पक्षवादी के 161 सीआरपीसी में बयान अंकित हो चुके हैं, जो विवेचना का पार्ट है, जिनकी छायाप्रति दौरान विवेचना नहीं दी जा सकती। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये देखें, 161 सीआरपीसी में हम किसी का बयान लेते हैं, 161 सीआरपीसी में, उसका मतलब है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तभी आप बयान ले सकते हैं, बराबर। एफआईआर हो चुकी है तभी बयान ले सकते हैं। एक मिनट बंद करो, किसका है? हाँ, एफआईआर होने के बाद ही आप किसी का बयान ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि विपक्ष का बयान नहीं लिया है और पक्षवादी का 161 सीआरपीसी में बयान लिया है। तो हमने इनको सू कॉज नोटिस में एक सिंपल सा जवाब दिया है, पूछा है, देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद ही 161 में गवाहों के बयान लिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? और आपने कोई एफआईआर करी नहीं है तो आपने बयान कैसे लिए? इस मामले में कोई एफआईआर की नहीं है। हमने सू कॉज नोटिस में इनसे सवाल पूछा है कि जनाब हमें वो एफआईआर की कॉपी लाके दे दीजिए, जिस मामले में, इस मामले में जहां से आपको दिखाई दे कि एफआईआर हो चुकी है, हमें भी नजर आए कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो ये कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, हमने पूछा एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, यानी हमने जांच अधिकारी का जान, नाम व आदेश की तारीख मांगी। उन्होंने क्या लिखा? एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। ये देखिए, सेकंड, थाना प्रभारी के मौखिक आदेश अनुसार 380, मतलब क्या है, 11/6 को 205/22 में 380 के तहत एफआईआर आदेश पारित किया गया है। अभी सोचिए, हमने इन्वर्टर चोरी करने की और इन्वर्टर चोरी किए जाने की और ताला तोड़े जाने की धमकी की शिकायत करी थी। ये क्या जवाब दे रहे हैं कि 380 में 11 तारीख को 205 नंबर की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कंप्लेंट किसकी है? इन्वर्टर चोरी करने की। तारीख कौन सी है? जनवरी में हुआ है ये काम। लेकिन एफआईआर का ये दूसरी एफआईआर का नाम, जो मशीन चोरी से संबंधित है, उसका यहां पर जवाब दे रहे हैं। क्या ये है पीआईओ की जिम्मेदारी? एक एडिशनल डीसीपी की ये जिम्मेदारी है? आगे देखिए, इन्होंने लिखा है कि 380 तीसरा जो बयान हमने कहा कि देखिए क्या हमने मांगा था इनसे, उसको समझिए। हमने इनसे बोला जांच की कॉपी दी जाए।
जो भी जांच हुई। तो इन्होंने कहा विवेचना प्रचलित है, दस्तावेज नहीं दे सकते। भाई किस चीज के विवेचना प्रचलित है? जब एफआईआर नहीं हुई तो विवेचना कहां पर आप लेके आ रहे हो? है? फिर किए गए पत्र व्यवहार की कॉपी, तो कोई पत्राचार नहीं हुआ है। जनरल डायरी की मांगी गई तो तहरीर के आधार पर एफआईआर जिसकी कॉपी संलग्न है। अब इन्होंने हमें एक एफआईआर की कॉपी भी दे दी साथ में, एफआईआर की कॉपी भी दे दी। एफआईआर की कॉपी कौन सी? जो मशीन की चोरी से संबंधित है। अभी मशीन की चोरी से संबंधित एफआईआर की कॉपी देना, और यहां पर हम कंप्लेंट कर रहे हैं इन्वर्टर चोरी की, और ये तारीख है 18/2/22 का दिन है। क्या मतलब है इसका? मतलब एक अधिकारी इस प्रकार से, एक पीआईओ इस प्रकार से झूठी जानकारी दे रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? क्या किसी को इंसाफ मिलेगा? इसलिए हमने इसका जो निष्कर्ष निकाला है कि झूठा जवाब देकर एक पागल, इसको पागल ही कहा जाएगा, अयोग्य, यानी अगर आपको यानी मालूम ही नहीं कैसे काम करना है, अक्षम अधिकारी पीआईओ की कुर्सी पर बैठकर हराम का पैसा खा रहा है। हराम का मतलब आप क्या, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, कर क्या रहे हो आप? अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो क्या, तो इसको तो हराम का ही पैसा बोला जाएगा ना। तो ये स्थिति इन साहब की है। ऐसे ये दूसरी जानकारी देखिए, दूसरा है भी, यहां ताला तोड़ने की धमकी दी और ताला तोड़ दिया, इसका बाकायदा वीडियो है, सब कुछ है। इस पर हमने जानकारी मांगी तो ये साहब कहते हैं एफआईआर दर्ज करने के बाद ही, मतलब विपक्ष के बयान नहीं लिए और आवेदक के 161 में बयान लिए। एफआईआर तो दर्ज की नहीं आपने, ताला तोड़ने की एफआईआर दर्ज नहीं की, और उसके बाद आपने बयान कैसे ले लिए? वो बयान की कॉपी आप नहीं दे रहे, बता रहे विवेचना प्रचलित है। सेम कॉपी 2 कॉपी इन्होंने ऊपर का नीचे डाल दिया। हमारा तो क्वेश्चन यहाँ का दूसरा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है, इनको क्या कहा जाएगा? अभी आगे देखिए, तीसरा है डी। इसमें हमने क्या कहा कि मशीन की चोरी से संबंधित ये जो मामला है, यहाँ पर डी जो आरटीआई कंप्लेंट है, मशीन की चोरी से संबंधित मामले में भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी। उसने आवेदक का ताला तोड़े जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, इसका ये कंप्लेंट है। ये देखिए कंप्लेंट, यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा है कि कंप्लेंट कर दी गई, मगर ये राहुल कुमार जो आईओ है, बिना जांच किए बेबुनियाद तथ्यों पर का इस्तेमाल करके मामले को बंद कर दिया गया। मतलब ताला तोड़ने और ये सब करने का उसने बंद कर दिया। फिर मामला आगे, जब ये सब चीज नहीं की, मतलब ताला तोड़ दिया गया, ताला तोड़ने की धमकी दी, ताला तोड़ दिया गया, फिर दोनों के ताले डल गए वहां पर। उसके बाद मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से पहले इन्वर्टर चोरी हुआ, फिर ताला तोड़ा गया, फिर ताला तोड़ने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई, पहले भी नहीं हुई। अगर मान लीजिए पहले इन्वर्टर चोरी के टाइम एफआईआर हो जाती तो ताला तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। ताला तोड़ने के वक्त भी एफआईआर हो जाती तो मशीन चोरी करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ मशीन चोरी कर ली गई, कीमती मशीनें गायब कर दी गई, ये देखिए। और इन सब का जवाब जब हमने आरटीआई से मांगा, इनका जवाब, पहले तो इनका ही जवाब देख लीजिए। इनका जवाब क्या है? इसके अंदर इन्होंने क्या जवाब दिया है कि ये देखिए, इन्होंने लिखा है संदर्भ में आवेदक मशीन की शिकायत की गई है, प्रिंटर्स चलाते हैं, विपक्ष द्वारा सामान चोरी कर लिया गया, यानी जो कंप्लेंट हुई आरोपी का नाम डाला गया है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। 380, अब देखिए यहाँ पर 205 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके मामले में पूरी विवेचना प्रचलित है, पूरा ये काम हो रहा है। मगर 16/8/22 को आवेदक द्वारा विपक्षी के ऊपर ताला तोड़ने के संबंध में शिकायत की गई थी। मतलब 16 तारीख को उन्होंने फिर से ताला तोड़ा था। एक तो ताला तोड़ा मार्च में, फिर 16 तारीख को फिर से, इसके सबके वीडियो है, ये सब कंप्लेंट की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हमें देखिए, हमें क्या करना है यहाँ पर, मुख्य चीज ये है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपने वो जिम्मेदारी कितनी निभाई। तो इस मामले में हमारी आरटीआई लगी। अब ये आरटीआई देखिए क्या लगाया गया हमने हमारे द्वारा, इसको देखिए। आरटीआई लगाई गई कि कौन है जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी। कौन सी? 8140, ये जो हमने अभी कंप्लेंट दिखाई,
तो इस मामले में हमने कार्रवाई मांगी कि पक्ष व विपक्ष द्वारा बयानों की कॉपी की नोटिंग की जाए। अभी आप देखिए यहाँ पर हमने जो जवाब मांगा ये मैंने चार्ट में शॉर्ट में लिखा है, उसको समझिए। वही चीज यहाँ पर, यहाँ से उठाइए, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पक्ष व विपक्ष के बयान मांगे, जो ये फर्स्ट चार्ट ये है, पक्ष व विपक्ष के बयान मांगे। यहाँ पर विपक्ष के बयान नहीं लिए गए, आवेदक के 161 में बयान दर्ज किए गए। आवेदक का कोई बयान लिया नहीं गया, जो आवेदक ने कंप्लेंट की थी उसी को उन्होंने बयान के रूप में अपनी एफआईआर में दर्ज कर लिया। अगर ऐसा किया जाता है, 161 में बंद कर दिया जाता है, मतलब एफआईआर ये लिया जाता है बयान, तो बयान आपको लेना पड़ता है। एफआईआर दर्ज कर रहे हो तो बयान लेना पड़ता है। आपने बयान नहीं लिया, आपने शिकायत के ऊपर ही सीधे सीधे एफआईआर कर दी, एक भी बार कंप्लेंटेंट को बुलाया नहीं, और कह रहे हो कि विपक्ष का बयान नहीं लिया। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, ठीक है, एफआईआर दर्ज की, विवेचना प्रचलित है, ये सारी चीजें, अब ये सब चीज आई। इसके अलावा अब हम जो मेन चीज है, ये तो हो गया, ये पूरे झूठे सब चीजें रखी गई है। हम जवाब कुछ मांग रहे, जवाब कुछ दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम जो आते हैं, वो मुख्य चीज है कि इन्होंने कहाँ गड़बड़ की। यहाँ पर हमने देख लिया, वो खुद कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना प्रचलित है, विपक्ष का बयान नहीं लिया है, ये सारी जानकारी दे रहे हैं। अब एक आरटीआई, हमने जब इनका ये देखा खेल, तो इसे समझने की जरूरत है कि आरटीआई को किस तरीके से, आरटीआई से हम जानकारी मांग सकते हैं, आरटीआई हमारे को कितनी ताकत देता है और कैसे हमें जानकारियां उपलब्ध करवा देता है, ये यहाँ पर उसका नमूना है। यहाँ पर उसी एफआईआर, उसी मामले में हमने जानकारी मांगी, तो उन्होंने कहा विपक्ष का बयान नहीं लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने उसी मामले में ये दूसरी कंप्लेंट करी थी। ये कंप्लेंट है मशीन चोरी से संबंधित, इसी मामले में इसका हमने आरटीआई लगाया। इस आरटीआई को देखिए, ये आरटीआई लगाया हमने। आरटीआई में हमने क्या मांगा उसे देखिए। आरटीआई में जो जवाब, जो चीज पूछी गई है उसको समझिए। हमने लिखा है बिना स्पष्ट तारीख वाले, यानी जो तारीख होनी चाहिए उसकी तारीख बराबर नहीं है, पढ़ाई नहीं आ रही आपकी। पुलिस उपायुक्त नोएडा गौतम बुद्ध नगर को उल्लेखित करके सहायक पुलिस आयुक्त ने सुशील कुमार गंगा प्रसाद के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर दर्ज आख्या के अंतर्गत नवंबर के अनुसार उक्त दस्तावेज में सहायक पुलिस आयुक्त श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद ने मामले में जांच के अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के हवाले से आवेदक की लाखों रुपए की मशीनों को हवा में गायब कर दिया है। मतलब इन्होंने जवाब दिया कि मशीन का कुछ पता नहीं है, मतलब, और हम मशीन वो बंद कर रहे हैं। ऐसा करके, मतलब जिस तरीके से हमने लिखा और ये आरटीआई में लिखा और जिस तरीके से उनका जवाब है, उसके अनुसार नोएडा पुलिस के लिए मजाक का प्राय बन चुका है। अतः आवेदक को वह संवैधानिक सत्यापित दस्तावेज दिए जाए निम्न आधार पर, जिसके आधार पर उक्त लाखों रुपयों की मशीन की चोरी करने वाले चोर को पकड़ने व मशीन बरामद करने की अपेक्षा जांच अधिकारी ने मुख्य आरोपी को बेगुनाह करार देकर दर्ज एफआईआर को बंद करने का फैसला किया है। यहां हमने क्या मांगा वो देखिए। आरटीआई की ताकत, आपके दस्तावेज, आपका ड्रॉप, वो आपको दिखाता है कि किस तरीके से भ्रष्ट ऑफिसर सीधे सीधे नंगे होते हैं, बेनकाब हो जाते हैं। यहां देखिए, वह सभी दस्तावेज दिए जाए जिससे पक्ष व विपक्ष के बयान दर्ज हो। एक तो ये। दूसरा देखिए, वह दस्तावेज दिया जाए जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने तय किया कि मुख्य आरोपी के बयान दर्ज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी ये चीज हमें क्यों बोलनी पड़ रही है, उसे भी समझने की जरूरत है। आइए हम पहले आते हैं यहाँ पर। ये जो इन्होंने जो जवाब दिया था उसमें इन्होंने क्या लिखा है उसको भी हमें यहाँ पर हम दिखाते हैं। हमने जो कंप्लेंट करी उस पर जांच अधिकारी ने जांच करके क्या जवाब दिया है उसे देखिए। जांच अधिकारी का नाम है राहुल कुमार। संदर्भित मेरे द्वारा मनीष की शिकायत का ये किया गया, नोएडा के द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर किया गया, जिसमें से सामान चोरी कर लिया गया था। 11/6 को वादी, ये यहाँ का रहने का एड्रेस दिया, सो राहुल कुमार के द्वारा ग्रहण कर संपादित की जा रही है। मतलब ये जो अपने एफआईआर हुई है, ये उन्होंने बोला कि 205 हुई है, इसको राहुल कुमार संपादित कर रहे हैं। बेचक द्वारा नकल चिक रपट
था उक्त अभियोग में अभियुक्त कार्तिक गिलानी की नामजदगी गलत पाई गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना से कार्तिक गिलानी का नाम विलोपित करते हुए उपरोक्त मुकदमे में वादी के चोरी के माल व मुलजिम की तलाश हेतु पता रसी सुराग रसी, मतलब उसका नाम ये हटा रहे हैं, किसका, असली अभियुक्त जो आरोपी जिसका नाम लिखा है उससे उन्होंने बयान भी नहीं लिया, ये उन्होंने खुद आरटीआई में हमें बता दिया है, करेक्ट। लेकिन और उसका बिना बयान लिए उसका नाम हटा रहे हैं, जबकि वो वहीं पे रहता है, उसके अंतर्गत है, वो मालिक है वहां का फैक्ट्री का, और उसी ने ताला तोड़कर अपना ताला लगाया है। यानी अपने पीड़ित का जिसकी मशीन चोरी की गई उसका ताला तोड़कर अपना ताला लगाया, वो व्यक्ति का नाम आप इसमें से हटा रहे हो, ये चीज ये लिख रहे हैं। और कह रहे हैं कि मुलजिम मतलब अपराधी की और चोरी के माल की तलाश जारी है, और आगे लिख रहे उपरोक्त मुकदमे की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट समाप्त कर दी गई है। ये चीज इन्होंने लिखी है। अब आगे देखिए इनका मजाक। एक अधिकारी, पढ़ा लिखा अधिकारी किस तरीके से हमारे देश में इस कानून का मजाक बना रहा है उसे समझिए। यहाँ पर जो दिया गया है ये देखिए। हमने पूछा इनसे कि कोई चोर, पहले तो हमने वाला मुख्य आरोपी के बयान ना लेने का संवैधानिक दस्तावेज जांच अधिकारी से मांगा गया। क्या? क्योंकि हमारे को आरटीआई में क्या जवाब दे रहे कि हमने विपक्ष का बयान नहीं लिया। तो हमने कहा कि ठीक है, वो दस्तावेज दे दो संवैधानिक, जिसके आधार पर यह साबित हो जाए कि एक आईओ जांच अधिकारी को जरूरत नहीं है आरोपी का से बयान लेने की, आरोपी का जवाब लेने की। तो उन्होंने जवाब में जो जवाब दिया है वो क्या लिखा है, धारा में 380 भारतीय दंड विधान में आरोपी के बयान दर्ज किए गए हैं। पहले इन्होंने इसी मामले में आरटीआई में क्या जवाब दिया था, विपक्ष के बयान नहीं लिए हैं। और अभी इस आरटीआई में इन्होंने जवाब क्या दिया है कि आरोपी के बयान दर्ज कर लिए गए। जब हमने मांगा कि संवैधानिक दस्तावेज दो कि आरोपी के बयान नहीं लिए जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आरोपी के बयान दर्ज कर लिए गए। क्या बोलेंगे इनको? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सीधे सीधे ओपन नजर आ रहा है? हमने इसके लिए कमेंट्स दिया है। क्या दिया है? आवेदक ने आरोपी के बयान न लिए जाने का संवैधानिक दस्तावेज मांगा था, लेकिन आपके तरफ से जो जवाब आ रहा है वह जवाब आपको एक पागल, अयोग्य व भ्रष्ट पीआईओ साबित कर देता है, क्योंकि आप ही ने इसी मामले में अन्य जगह जवाब दिया है कि विपक्ष के बयान नहीं। कानून का आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी ने साफ साफ हमने लिखा है, सुकॉस नोटिस में हमने भेजा है इनको। अब आगे देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन इनसे, देखिए आरटीआई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। आपका ड्राफ्ट, आपके सवाल वो किसी भी अपराधी को बेनकाब कर सकते हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी को मजबूर कर सकते हैं उसका अपराध ओपन करने के लिए, वो बेनकाब हो सकता है। यहाँ देखिए हमने कहा कोई चोर नहीं, मतलब जो हमने जवाब मांगा था उनसे, मैं आपको पहले उसको ये चीज भी बताता हूं ताकि क्या बोलते जो मांगा गया पूरा जवाब, क्योंकि ये शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर पूरा जवाब बताता हूं यानी हमने क्या मांगा था। ठीक है, ये देखिए हमने जो तीसरा जवाब क्वेश्चन किया था इनसे, उसे देखिए। वह संवैधानिक दस्तावेज दिया जाए जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने यह पाया कि मुख्य आरोपी व आवेदक का ताला लगा होने के बावजूद लाखों रुपए की मशीन गायब करने वाला ताला तोड़े बिना हवा में मशीनों को गायब करने की क्षमता रखता है और मशीनों को हवा में गायब कर सकता है, क्योंकि मशीन मिली नहीं, ताला लगा हुआ है, आरोपी का भी लगा है और इसका पीड़ित का भी लगा है। तो यहाँ पर इसे समझने की जरूरत है, मतलब हमने लाखों रुपए की मशीन गायब तोड़ने का जो ड्राफ्ट के रूप में हमने दिया, मशीन को हवा में गायब कर दिया, इसका जवाब देखिए आप। अब देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं शॉर्ट वाला दिखा रहा हूं आपको। क्या लिखा है, मशीनों को चोरी करने वाले के संबंध में सुराग रसी पतारक्षी जारी है। एक तरफ आपने कहा कि क्या बोलते हमने अंतिम रिपोर्ट करके बंद कर दिया,
दूसरी तरफ आप कहते हो कि क्या बोलते हैं, मशीन को चोरी करने वाले की मतलब जोरों शोरों से तलाशी जारी है। क्या मतलब है इस? यहाँ पर अभी हमने जो ये तो हो गया, उन्होंने सुराग चालू है, मतलब एक तरफ कह दिया मशीन हमने बंद कर दी फाइल, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें इस आरटीआई में जवाब दे रहे हैं कि बहुत जोशो खरोश के साथ अपराधी की हम और मशीन की चोरी से संबंध चालू है। अब ये चौथा जवाब देखिए, चौथा भी मैं फिर से वहां पर ला के आरटीआई में क्या है वो बताता हूं ताकि आसानी से समझ में आएगा। देखिए चौथा सवाल हमने पूछा, वह संवैधानिक दस्तावेज दिया जाए जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि दोनों पक्षों के ताले लगे होने के बावजूद मशीनों के गायब होने के मामले में आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सिग्नल के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और आरोपियों व मामले से संबंधितों की मोबाइल कॉल डिटेल्स व मोबाइल लोकेशन लेकर जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको ये सब सीसीटीवी फुटेज ये सब लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा दस्तावेज आप हमें दीजिए, ये हमने इनसे मांगा। अब देखिए आगे इनका जवाब, ये जवाब देखेंगे आप लोग खुद कहेंगे कैसे ये ऑफिसर है, कैसे अगर भ्रष्टाचार भी करना है चोरी भी करना है तो भैया कुछ तो दिमाग लगाओ। यहाँ इनका दिमाग देखिए क्या है, इन्होंने क्या लिखा उसे देखिए। क्या लिखा है, जांच में पाया गया कि मशीन व अन्य सामान अप्रैल माह में गायब हुआ है, जबकि सूचना लगभग 1 महीने बाद प्राप्त हुई थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हो सके। सोचिए, जांच में पाया गया कि मशीन व अन्य सामान अप्रैल माह में गायब हुआ था। हमारे पीड़ित जो जिनकी मशीन गायब हुई उन्होंने 23 मई को कंप्लेंट की थी कि ताला लगा हुआ है दोनों के, लेकिन अंदर मशीन दिखाई नहीं दे रही है। तो जब उसको मालूम पड़ेगा तभी वो जाएगा, तभी वो सब कंप्लेंट करेगा। अब आपका काम है वहां का पंचनामा लेना करना, ये सारी सब कुछ करना था। ऑफिसर का, एक जांच अधिकारी का यही काम होता है ना। तो वो उसका तो यानी पुराने जो आरटीआई में तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कुछ नहीं मिला या ये वो उल्टा सीधा, हमने कोई विपक्ष के बयान नहीं लिए, कुछ जानकारी नहीं मिली, कुछ भी नहीं दिया दूसरी आरटीआई में। लेकिन जब ये घुमा फिरा कर ये सवाल पूछा गया तो ये साहब कहते हैं कि अप्रैल माह में मशीन गायब हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि आपसे एक ऐसा व्यक्ति मिला है, आपने एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी हासिल की है जो व्यक्ति चश्मदीद गवाह है, क्योंकि चश्मदीद गवाह को ही तो मालूम पड़ेगा कि मशीन कब गायब हुई है। और दूसरे को तो पता नहीं होगा। जिसके सामने मशीन गायब हुई है, जिसके सामने मशीन चोरी हो रही है, उसी को तो पता चलेगा कि मशीन कब गायब हुई है। और वो व्यक्ति की जानकारी उसी को होगी जो उसके बारे में जानकारी देगा। यहां पर आप ही बता रहे हो कि मशीन अप्रैल माह में गायब हुई है, तो आपको किसी ने जानकारी दी कि अप्रैल में गायब हुई। इसका मतलब किसने दी? चश्मदीद गवाह ने दी आपको जानकारी। और जब चश्मदीद गवाह ने जानकारी देगा तो इसका मतलब उस चश्मदीद गवाह के सामने ताला तोड़ा गया होगा या ताला खोला गया होगा। अब अगर ताला खोला है या ताला तोड़ा है तो वो चश्मदीद गवाह उस अधिकारी, उसका नाम भी बताएगा अभियुक्त का। मेरी बात को समझ रहे ना आप लोग? मतलब एक अधिकारी, आप भ्रष्टाचार मतलब इतने अयोग्य हो कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आप जवाब क्या दे रहे हो। आपका जवाब बता रहा है कि आपके पास चश्मदीद गवाह पहुंच गया, आपकी पहुंच चश्मदीद गवाह तक हो गई, मतलब जिसके सामने मशीन चोरी हुई उसके पास तक आपकी पहुंच हो गई, वो आदमी आपको मिल चुका। और जब वो आदमी मिल चुका तो फिर आपने उससे सारी जानकारी भी हासिल कर ली कि कब किसने मशीन गवाह का ताला तोड़ा, ताला खोला, कहाँ कब किसने मशीनें बाहर निकाली। लाखों रुपए की 80 लाख की मशीन है जो ऐसे हाथ से उठा के नहीं ले जा सकती, उसको ट्रक या टेम्पो में ले जाया जाता है। 1 या 2 आदमी नहीं ले जा सकते, उसको 3, 4, 5, 6 आदमी लोग लगेंगे।
वो सब उठाकर मशीन को बाहर लाएंगे, उसके बाद वो टेम्पो में रखा जाएगा और उसके बाद वो मशीन जाएगी। तो जिस चश्मदीद गवाह ने आपको बताया है कि अप्रैल माह में मशीन गायब हुई है, उसने आपको बाकी जानकारी भी दी है कि कौन कौन वहां आए थे, किस किस ने मशीन उठाई, किस किस ने मशीन बाहर लाई, कौन से टेम्पो में, उसका टेम्पो नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपके पास है। और उसके बाद आप हमें बता रहे हो और वो मशीन उसको पकड़ नहीं रहे हो, इसको क्या कहा जाएगा? इसके बाद ये पांचवा और छठा जवाब भी इसी प्रकार से है कि कोई चोर नहीं, जो ताला खोलने की जरूरत, मशीन गायब हो सकती है। मतलब हमने पूछा कि ऐसा कोई वो बताओ कि चोरी गई मशीन की जिम्मेदारी मतलब किसी अधिकारी के ऊपर नहीं आएगी, पुलिस के अधिकारी के ऊपर। तो ये क्या कहते हैं, नहीं, चोरी गई मशीन व सामान की बरामदगी की अभियुक्त को गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास जारी है। आपके पास, आपने खुद पहले वाले बिंदु में बता दिया कि मशीन यानी अप्रैल माह में गायब हुई है, इसका मतलब हो गया, उससे साबित हो गया कि चश्मदीद गवाह से आपकी मुलाकात हो गई। तो हमने इस मामले में देखिए इनको क्या समीक्षा करी है, इनके कमेंट्स दिया है। आवेदक ने वह दस्तावेज मांगा था जिससे साबित हो कि सीसीटीवी फुटेज व सीडीआर लेने की जरूरत नहीं। आपका जवाब आपको पागल, अयोग्य व भ्रष्ट साबित करता है, क्योंकि आपके जवाब से ही साबित हो गया कि चश्मदीद गवाह आपको मिल चुका है, मगर फिर भी आप अपराधियों के साथी व हिस्सेदार बनकर उन्हें बचा रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ आपके आरटीआई से मांगे गए दस्तावेज आपका ड्राफ्ट है, जिसकी बदौलत इस तरीके से इन लोगों ने जवाब देकर अपने आप को बेनकाब कर दिया है कि वो अपराधियों के साथी है, उन अपराधियों के साथ खड़े हैं, और वो भी आईपीएस स्तर का अधिकारी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी। अब इसके साथ क्या करना चाहिए? तो हमारी तरफ से हमने साफ साफ लिखा है कि ये अधिकारी कहते हैं कि अपराध करने वाला गलती करता है, हमने निष्कर्ष निकाला है। आपने भी अपराध किया था मगर बचने की कोशिश में फंस गए। आपके जवाब यह साबित कर दे रहे हैं कि आप इस आपराधिक कृत्य में शामिल अपराधियों के गिरोह के बराबर के साथी व हिस्सेदार है। तो जनाब और भी बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है सभी लोग इस बात को समझ गए कि किस प्रकार से एक पीआईओ ने किस प्रकार से जवाब देकर खुद साबित कर दिया कि वो उन अपराधियों का साथी है। क्या हमें इसको भ्रष्ट भूषण सम्मान देने का ये हक नहीं देना चाहिए? ये हकदार है, उसका हकदार है। ये पागल है, अक्षम है, अयोग्य है, सब कुछ यहां साबित हो जाता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप विश्लेषित कीजिए हमने जो इनके बारे में कहा है, आपको क्या लगता है? आप भी बोलिए। मनीष जी, सबसे पहले आप अपना बताइए कि इस मामले में एडिशनल डीसीपी या किसने, आप, क्योंकि मशीन आपकी गायब हुई, क्या क्या आपके सामने आया, थोड़ा बहुत बोलिए। फिर सभी लोगों से हम पूछते हैं कि वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है और जो मैंने कहा है मनीष जी, वो सही कहा या गलत कहा। ये सारे दस्तावेज आपको मिले हैं और उन्हीं दस्तावेज के बेस पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर वो दस्तावेज सब कुछ सर्टिफाइड है आपके पास, वो उन दस्तावेजों में जो लिखा है वही आपने हमें बता दिया है। अब आप बताइए इसमें कुछ भी कमी जास्ती है या क्या क्या फेस कर रहे हो आप? शिवनारायण जी, हेलो, मेलविन जी, आप बोल रहे हैं? शिवनारायण जी, मुझे कुछ पूछना है। मनीष जी, जरूर पूछिए। जी जी, आपकी नमस्कार। कौन सी मशीन है? ये वेब ऑफसेट है। हाँ, वेब ऑफसेट है। कौन सा मेक है, किसका ब्रांड है? 3C स्टैक है, 12 पेज। 3C स्टैक, कौन सा कट ऑफ है? 546। 546। और कितना साइज है उसका? उसका लेंथ कितना है? हाइट 20 फुट के आसपास होगी। अच्छा, आपका टावर वन है, ओके। और विड्थ कितना है? ऊंचाई जो है 20 फीट है, और बाकी लंबाई काफी थी 12 पेज के हिसाब से। और ये आपका कितना, 4 टावर है, 5 टावर है? 3C स्टैक बताया ना आपको मैंने। अच्छा, यूनिट कितने हैं, 3 या 4? 3 3 है। 12 पेज हो गए ना, 12 पेज टोटल, 12 पेज हो पेज गए। का, ओके। तो शिवनारायण जी, जी, अगर ये मशीन है ना, तो अगर आपको किसी को भी अनइंस्टॉल करना है, डिसमेंटल करना है, तो कहीं नई करके भी 8 दिन लगते हैं इसको। बिल्कुल। आप इसके लिए इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं जो मशीन के बारे में जानते हैं। और कोई ऐरा मशीन इंजीनियर नहीं ला सकता है। ये कोई यहाँ
गिने चुने रहते हैं जो ये काम करेंगे, सभी लोगों का काम नहीं है। जी ये सर जो प्लानिंग से काम किया गया है पूरा, जो है ना, ये बिल्कुल प्लानिंग से काम प्लानिंग किया से काम किया गया है। और इसमें अंदर के भी लोग हैं और बाहर के भी लोग इन्वॉल्व हैं। अंदर के भी हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। अंदर के लोग इन्वॉल्व इसके लिए हैं क्योंकि जो भी आपके मशीन ऑपरेटर्स हैं इसमें उनका भी अगर मैं बोलूं तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। जी, पुलिस को इसमें सारी देखिए जानकारी। मेलविन जी, इसके अंदर इस जो हमें बाद में जिसने वहां पर मशीन को चोरी करते टाइम वीडियो बनाया गया है और वो वीडियो उन्होंने हमें दिया है, वो वीडियो भी हम लोगों ने इन लोगों के पास भेज दिए कि जो मशीन चोरी कर रहा है, जिसमें खुद कार्तिक गिलानी वो फैक्ट्री का मालिक वो खुद उसमें दिख रहा है, सब कुछ है उसमें, टेम्पो का नंबर है, सब चीजें आ गई है। तो मेरे हिसाब से क्या लग रहा है शिवनारायण कोई भी हो, देखिए नहीं शिवनारायण जी कवाड़ी हो या कोई भी हो, इसने देख दो इंजीनियर को जरूर शामिल किया है और कटवाने का वगैरह किया है, तो पूरा चोरी ही करनी थी उनको। उसने कवाड़ी में कटवाई है। किसी भी तरह से कवाड़ी को इंतजाम, कवाड़ी के अलावा इंजीनियर भी थे सर, उसके अलावा ये नहीं काम होता है। ये मशीन का काम लोकल पुलिस को सारी जानकारी है, उनको सब पता है, इनको लोकल पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है। इनके एक दिन का काम नहीं होता है शिवनारायण जी, कम से कम नहीं बोल के भी इतना भी फास्ट करे तो एक हफ्ते का काम होता है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि मैं उच्च अधिकारी से भी मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे मिलने से मना कर दिया जाता है। नहीं, ये पूरा सेट करके निकलवाया है। देखिए मेलविन जी और सभी को मेरा ये कहना है इस चीज में, मशीन चोरी हुई, मशीन 2 रुपए की है, 10 रुपए की है या 50 रुपए की है, यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारियों का जो जमावड़ा है हमारे देश में, जो बेखौफ हो गए हैं, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और वो क्या कहते हैं इस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं। ये आप देखिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये एक अयोग्य, मतलब अगर मान लीजिए आप चोरी भी करेंगे, कम से कम कुछ तो दिमाग लगाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। यहाँ पर आप खुलेआम एक तरफ लिखते हैं कि हमने विपक्ष का कोई बयान नहीं लिया, दूसरी तरफ जब आप फंस गए तो वहां लिखे हमने आरोपी का बयान लिया, एक तरफ लिखते हैं आपकी क्या बोलते हैं हम कोई भी मतलब जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, और दूसरी तरफ लिखते हैं हमें मालूम पड़ा है कि ये मशीन 1 महीने पहले अप्रैल में गायब हुई है। ये जो सारी चीजें हैं ये साफ साफ बता रही है हमें उन लोगों को, देखिए एक मनीष जी जैसे, मनीष अकेले नहीं है, ऐसे कितने ही लोग इन लोगों के शिकार बन रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य, ये जो भ्रष्ट लोग हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है ये भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर बेनकाब करना, इन लोगों को लाइन पर लाना, ये कम से कम ईमानदार बने, लोगों के लिए न्याय करना शुरू करें, हमारा वो मकसद है। अब यहाँ पर हम मनीष जी की मशीन 2 रुपए की थी, 10 रुपए की थी, कितने में हुआ था क्या, वो उतना मकसद अपना नहीं है इस चीज का जबकि होना यही है, मशीन उनको मिलनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, मगर मशीनिस्ट जैसे कितने ही लोगों के साथ ऐसा गलत हो रहा है। जैसे हमारे साथ ये विक्रम जी है, यहाँ पर विक्रम जी के मामले में वहां पर अदालत के अंदर एक दस्तावेज हमें मिलता है जिसमें कहा जाता है कि एक वकालतनामा इसके नाम है फारूक के नाम, और दूसरे दस्तावेज फिर से लेके आ रहे हैं बाद में, वो कह रहे हैं कि इसमें फारूक भी है और दूसरा भी है। जब ये दोनों चीजें, मतलब वकालतनामा एक ही टाइम पे एक जगह रखा गया है, तो वो अलग अलग वकालतनामा जिसकी कंप्लेंट की गई चीफ जस्टिस को, वहां के अपने डिस्ट्रिक्ट जज को, तो वहां पर भी खेल, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई हमारे यहाँ का डीजी डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी ही यहाँ पार्टी में जाके अपने वो कर रहा है, पार्टी मना रहा है, उनके ही दावत उड़ा रहा है उसी अधिकारी के यहाँ। और फिर जब हम मैटर आता है तो वो मैटर दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, और दूसरे जज कहते हैं कि भाई ये मैटर पुलिस में जाओ, पुलिस से होगा काम, और पुलिस वाले जब पुलिस में दिया जाता है तो पुलिस कहती है नहीं एसएसपी बोलेंगे तब होगा। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है इसे हमें तोड़ना है, और वो तोड़ने का काम तभी होगा जब इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम लोग सब मिल करके भ्रष्ट भूषण सम्मान से सम्मानित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में सारे सीडी भेजना है, उनके कार्टून भेजना है, जो भी सम्मान है उनका हम सुप्रीम कोर्ट में और वहां के हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के उधर सब जगह भेजेंगे, और ये वीडियो भेजेंगे ताकि उनको मालूम पड़े कि किस तरह उनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, तो मनीष जी जो भी आपने बोला, और मेलविन जी ने तो मतलब आपके टेक्निकल पॉइंट पे बातचीत की है, मशीन कैसी है क्या है, मगर मुख्य हमारा उद्देश्य जो है
वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करना है इस चीज का। तो जी। आपको वहां पर जो आप ऑफिसर के पास गए, आपने लेटर भी भेजे थे डीसीपी वगैरह को, और कहते अपने कुछ ये थे, वो सब गायब कर दिए गए, आपसे व्यवहार बराबर नहीं कर रहे। अभी ज्वाइंट सीपी ने आपसे बातचीत करी थी, पहले सीपी से मिले, ज्वाइंट सीपी के पास भेजा गया, उसने क्या कहा, ये 2-4 लाइनें थोड़ी सी बताइए, तो उसके बाद हम आगे और लोगों से सब पूछना शुरू करते हैं उनके विचार। पहले तो इतनी जल्दी आसानी से ये लोग मिलते नहीं है, ठीक है। कई बार मिलने के बाद में भी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो कि आज हमारा गला ठीक नहीं है, आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए। मिलने के बाद में कई घंटे बैठालते हैं। बैठालने के बाद है कि पहले से ही नीचे पूछ लेते हैं आप किस लिए आए हैं आप। पूरा केस नंबर सारे चीज स्टडी करके बहाना कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। फिर उन्होंने सीपी ने कह दिया कि आप ज्वाइंट सीपी से मिल लीजिए। ज्वाइंट सीपी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप एसीपी साहब से, एसीबी को फोन किया उन्होंने और डीसीपी को मार्क किया कि आपको कि मनीष जी को और उनको आईओ को बुला करके ये बुलाओ और इस मामले को तय तक जाओ आप कि मशीन तो क्राइम तो हुआ है ना, क्राइम हुआ है ना। तो मतलब सामने वाले कुछ और बोल रहे था एसीपी, ये वही एसीपी है ना जिसने जो कहते आपको यानी उसके साथ मिला हुआ है, उसने भी गलत किया है, है ना। तो उस एसीपी ने क्या कहा, आपके खिलाफ ही बोला। एक मिनट शिवनारायण जी। हाँ मनीष जी, ये जो इन्होंने इंस्पेक्शन करा तो क्या करा, पंचनामा किया ही नहीं। एक चीज और है, पंचनामा नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है आरोपी कौन है, उनको मालूम है, स्थानीय पुलिस को मालूम है कि चोर कौन है, तो वो कार्रवाई उनको पता है कि हमें करना ही नहीं है। नहीं, लेकिन इंस्पेक्शन, शिवनारायण जी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, मशीन का मैटर है। अब बगैर इंस्पेक्शन रिपोर्ट का वो लोग कुछ आगे जा ही नहीं सकते। मैं अगर कोई शिकायत करता हूं तो ये कहते हैं कि शिकायत करने का आदी है। मैं अगर अपने न्याय मांगने के लिए अपने प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारी को या अपने देना चाहता हूं या दे रहा हूं शिकायतें, तो कहते हैं शिकायत करने का आदी हो गया है। मतलब अपने लिए न्याय भी नहीं मांगू, मैं अपने लिए न्याय भी नहीं मांगू। उन्हें मनीष जी, वो ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्डिंग को ले हथौड़ा लिया और तोड़ दिया, वो ऐसी बात नहीं है। आप कबाड़ी को लाए और मशीन कोई तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, आप भी जानते हैं। सर मैं कहता रहूं ना, स्थानीय पुलिस को सब कुछ मालूम है कि मशीन किसने चुराया है। अरे सर, ये बगैर पुलिस के इन्वॉल्वमेंट का हो ही नहीं सकता ये काम। पूरा 1 घंटे 2 घंटे का काम वो मैं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ चोरी हो गई है, ताला टूट गया है और पुलिस को 100 नंबर पे कॉल लगा रहा हूँ, 100 नंबर वाले आकर के कहते हैं कि आईओ देखेगा आपका केस चल रहा है। ताला फैक्ट्री का ताला टूटा जा रहा है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या ताला तोड़ना उसका कानून में रूप में है? मुख्य चीज है इसमें पंचनामा होना चाहिए था, पंचनामा नहीं हुआ क्योंकि लॉक लगे हुए दोनों के, दोनों और पंचनामा नहीं किया, बिना पंचनामा के आपने केस भी क्लोज कर दिया। मतलब इतना खतरनाक खेल हुआ है। बगैर मैं इंग्लिश में बोलूं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसे शिवनारायण जी बोले, अगर पंचनामा नहीं हुआ तो क्या आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, सब पैसे लेके गांधी जी के होम के मालिक है। पहली बार ताला तोड़ा गया 3 मार्च को, जब भी आईओ आए उनको चौकी इंचार्ज, उनके सामने बोला कि हाँ मैंने ताला तोड़ा है। बिल्कुल ठीक है, मैं उस समय था नहीं फैक्ट्री पे, ठीक है, मैं बाहर गया हुआ था, ऑटो स्टेशन था। उस समय भी इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी। ठीक है, आईओ ने बोला उसको कि ताला तोड़ना तुमने जुर्म किया है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आईओ ने और अपराधी ने दोनों ने साठ गांठ करके उसको आरोप सिद्ध नहीं हुए। मेरी कंप्लेंट पे ये कहते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए, जबकि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि उसके सामने वो आईओ के सामने वो कह रहा है कि मैंने ताला तोड़ा है। मनीष जी, कितने सिक्योरिटी है? हाँ जी, सिक्योरिटी कितने हैं प्लांट पे? सिक्योरिटी? हाँ जी, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है उसमें। नहीं, आपके कोई तो अफसर होंगे ना, सिक्योरिटी ऑफिशियल। आपका प्लांट है जो 24 घंटा कुछ ख्याल रखेंगे, देखेंगे। सिक्योरिटी उसमें कुछ भी नहीं था सर, गार्ड रूम तक नहीं दिया उन्होंने मुझे, गार्ड रूम तक नहीं दिया था उन्होंने। उसमें धोखेबाजी करी मेरे साथ में, चीटिंग करी। ये बहुत सी मतलब और भी बहुत सी चीजें हैं, मगर मुख्य चीज हमारी एक ही आती है,
मुख्य चीज हमारी यही आती है कि भाई ये ऑफिसर जो है, जो एडिशनल डीसीपी जिसके खिलाफ हम यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उसने खुद जो दिया है, जो उसके ही दस्तावेज है, वो दस्तावेज उसको क्या साबित कर रहे हैं, वो दस्तावेज साबित करे एक अयोग्य ऑफिसर जो वो वहां पर बैठा है, तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? तो हम इस मामले में उसको भूषण जो सम्मान देना चाहते हैं, तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कमेंट्स की हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल अवार्ड देना चाहिए, बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल शर्मा जी एक मिनट में आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ कि आदरणीय ये लिंक हम कब चलता है, सप्ताह में एक दिन या महीना में एक दिन? मान्यवर, बहुत अच्छी लिंक लगा हमको सुन के, बहुत सारी जानकारी आरटी के बारे में होती है, तो इसको हमारा नंबर से जोड़ करके इसमें जोड़ने की कृपा किया है। नहीं जरूर जोड़ेंगे। और ये क्या बोलते, जैसे जैसे अभी हम सभी लोगों के नॉमिनेट ले रहे हैं, जो भी अपने भ्रष्ट अधिकारी का कहेगा कि ये मेरे साथ गलत किया है, उसके पूरे प्रूफ लेके यहाँ पर करना शुरू करेंगे हम। और सभी के लिए इसकी तारीखें कोई भी नहीं होगी, कभी भी तय कर सकते हम लोग, क्योंकि बहुत तैयारी करके करना है। अभी हमने जो भी बातचीत की उसकी बहुत पहले से तैयारी है, सारे दस्तावेज और सब कुछ लेकर के फिर बैठे हैं। ऐसी हवा में हम लोग नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग, जितने भी जो भी चाहेगा, हमें ऐसे बेनकाब करना है इन लोगों को, और इनको ऐसे अवार्ड देना है, और ये सब सुप्रीम कोर्ट में भेजना है हर एक का, और वहां के हाई कोर्ट में भेजना है। ये सारे काम हमें करना होगा, तभी इन लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें अंसारी जी आप बोल रहे थे, या मैं सबसे पहले हमारे सीनियर है सुरेंद्र भनोत जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा कुछ कहें इस मामले में कि क्या होना चाहिए इसके अंदर। भनोत जी। हेलो, हाँ, नमस्कार भनोत जी, आपका स्वागत है। आपने तो इतना डिटेल में सब कुछ किया हुआ है और सारी डिटेल्स हैं आपके पास। तो अगर पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है, मिले में पहले ये देखो, क्राइम होने से पहले ही सांठ-गांठ हो चुकी पुलिस वालों से, और वो पुलिस वाले अपना रिकॉर्ड उस तरीके से ही बनाते हैं और करते हैं सारा कुछ, पर जब कोई गलत रिकॉर्ड बनता है तो उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। बिल्कुल। और वो कमियां आपने उजागर करवा ली आरटीआई लगा के और सारा कुछ करके। तो मेरे ख्याल से तो अब आपको कोर्ट्स में ही इस केस को करना चाहिए, और वो जो सेक्शन 200 है सीआरपीसी का, उसके अंदर वो लगाना चाहिए, ताकि कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनको हर 2 हफ्ते में पेशी पड़ेगी उनकी, पुलिस की, और जो भी क्रिमिनल आप नामजद करेंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा फिर इसको किसी सेंट्रल एजेंसी से करवाइए, सीबीआई वगैरह से जी, तो तब वो कुछ हो सकता है, क्योंकि पुलिस भी बीच में पूरी मिली भगत दिखती है, और जो जुडिशियल जजेस हैं जो कि पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके कर रहे हैं सारा कुछ, तो इसका तो फिर इनके ऊपर ही जो एजेंसीज है उनसे ही काम हो सकता है। नहीं तो ये टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, इनके पास ही दोबारा जाओ, कोर्टों के पास दोबारा जाओ, डेटें लगा देंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो इनके ऊपर के जो कोर्ट्स हैं उनमें ही जाना पड़ेगा आपको, हाई कोर्ट जाके किसी दूसरे थाने में या सिटी में इसको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा केस को। तो कुछ ऐसे अगर करेंगे तो शायद कुछ बन जाए इसका। जी, ये क्लियर तो है, केस तो क्लियर है। जी भनोत जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें कोई सी भी यानी अपने फैसला या कुछ भी इंसाफ चाहिए, तो कोर्ट जाए बिना हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें इन लोगों को बेनकाब करने के लिए, इन लोगों को इस तरीके से, ताकि कम से कम इनकी हालत देखकर दूसरे ऐसा काम ना करें, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे सामाजिक स्तर पर, हम सबको मिलकर। देखो, आप दूसरों को कर रहे हैं, दूसरे कौन ये वीडियो देख रहे हैं इस केस में इन्वॉल्व है, उनको तो पता भी नहीं है आप कर रहे हो सारा कुछ, दूसरों को तो पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से ये आप जो पीड़ित है व्यक्ति, उसको न्याय दिलाने का चांस यही है कि आप इस केस को इस पुलिस स्टेशन से और इस कोर्ट से बाहर लेके जाएं,
दूसरी सिटी में लेके जाएं जी और या दूसरे स्टेट में लेके जाएं, क्योंकि आपको न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इतनी देर हो गई। जी क्योंकि मामला पहले भी उठाया था एक बार आपने, मतलब 5-6 महीने पहले भी उठा था, उस पे वेबिनार किया था आपने। जी तो मैं देखो तब का तब वहीं का वहीं है मामला, आगे नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। बिल्कुल तो बिल्कुल इसको तो किसी दूसरे पुलिस अधिकारियों से, दूसरे जिले के या दूसरे स्टेट के पुलिस अधिकारियों से करवाना चाहिए, ताकि वो या दूसरी कोर्ट में जाना चाहिए मामला, ताकि उसके संज्ञान ले सके। जी जरूर जरूर। इसको मतलब इसी हम लोग हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं पूरा इस मामले में, और हाँ जी। इंसाफ के लिए। बाकी इस चीज को हम सबके समक्ष कम से कम देखे, हम एक्टिविस्ट लोग तो लड़ रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल, कम से कम हाँ। एक्टिविस्ट लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। अभी हम लोग एक 10 मिनट के बाद फिर से एक बार और चालू कर लेंगे। हाँ, तो एक्टिविस्ट लोगों को कम से कम आपस में मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर बॉम्बे में किया है मेलविन जी के एक मामले में, और एसएमएस यानी ये सब किया था, और वीडियो बना करके अभी हमने भेजे हैं बीएमसी के अधिकारियों को, और अभी कल या परसों में हम लोग एसएमएस करेंगे इनको पूरी। तो उसमें मेलविन जी को क्या रिजल्ट मिला है, क्या नजर आया, ये थोड़ा सा मेलविन जी आप बताएंगे, इसमें हमने जो किया था अभी इस टाइप का जो एपिसोड अभी जो हम लोग ने किया है उसका ऐसा है कि थोड़ा बौखला गए हैं और वो लोग सोच रहे कि क्या करना है। उनको तो पता है कि एफआईआर तो लगता है ये दोनों तरफे, क्योंकि जो जमीन जो लैंड ओनर है, जो लैंड डेवलपर है, उनको और आर्किटेक्ट है, उनकी भी हालत खराब है। लेकिन अभी क्या समझौता लेके आएंगे, किसको एफआईआर पहले करेंगे, उनका एक पहला मुद्दा है। हाँ, मतलब हमारी तरफ से हम टाइम लोग लगेगा। देखिए ये बात तो निश्चित है मेलविन जी की, जिसने खून किया है वो खुद नहीं कहेगा कि मैंने खून किया है, हमें उसको, हाँ हमें उसको कटघरे में लाना ही है, और उसका अंतिम रास्ता कोर्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसको समाज के सामने इस तरीके से अकेले कर देना है, जैसे अमेरिका ने इराक को अकेला कर दिया था, क्या उसके खिलाफ काफी ये उल्टा सीधा बोल के उसको इराक अकेला पड़ गया। ऐसे ही आपने हमारे और भी मामले देखे होंगे। अभी यहीं पे इसी मामले में राहुल को, जो ये मामला चल रहा है, राहुल जो आईओ था, उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरी मुहिम चला दी, उसको उठा करके ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। मतलब हम इन लोगों को अकेला करेंगे, जो ऑफिसर गलत कर रहा है वो अकेला करेंगे, और जब हमला होगा तो उस स्थिति में हमें रिजल्ट मिलना चाहिए इस चीज में। तो अभी मैं आगे शिवनारायण जी एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमारे केस में ऐसा है कि दिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री, मैं ऐसे बोलूंगा। ओके, विद ड्यू क्रेडिट टू यू, क्योंकि ये ऐसे कुछ कभी हुआ नहीं। और मैंने काफी लोगों से, लीगल एक्सपर्ट्स, एडवोकेट से बात करी है, तो बोले हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ओके, तो ये दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो उसमें आपको फुल क्रेडिट देता हूं मैं। और कोई बोलना चाहेगा? जो हमने सामने रखा है जिस प्रकार से वो समझ में आया, तो हम जो इनको भ्रष्ट भूषण सम्मान से सम्मानित करना चाह रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं? तो मैं चाहूंगा कोई और, नीरज पठान जी, आप जरा बोलिए। संजीव सिंघल जी, हाँ आप बोलिए। भाई साहब, जो आपकी संस्था काम कर रही है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं निष्पक्ष होकर के, सुनने का जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि छोटा अधिकारी ये चाहता है कि ये बड़ा अधिकारी किसी से मिलेगा नहीं, छोटा काम करेगा नहीं, और छोटे अधिकारी के मन में एक बात हो रही है कि ये ज्यादा क्या करेंगे, ये कोर्ट में चलेंगे। कोर्ट में जाके क्या होगा, केवल उसका कोर्ट को पता है या पीड़ित को पता है या अधिकारी को पता है, तो पब्लिसिटी उसको ही नहीं, उनके रोज के काम है, उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे उनके हौसले बुलंद है। बराबर। जब तक ऐसे अधिकारी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक इन पर अंकुश नहीं लग पाएगा। बराबर। हमने इनका कार्टून भी बनाया है, वो भी मैं अभी लिंक आपको सामने खोल के दिखाऊंगा। अच्छा नीरज जी आप जरा बताइए। जी शिवनारायण जी, मेरा बस इतना ही कहना है, ये जो भ्रष्ट अधिकारी है ये कोई भी हद तक जा सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं, और जो कानून में दिए गए उनको प्रावधान है उसका बहुत
लेवल तक ये लोग अब्यूज कर सकते हैं, बट हर एक चीज को हमें लड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और जहां भी आप जाओगे, कोई भी पब्लिक सर्वेंट के पास आप जाओगे तो अकेले नहीं जाना है, साथ में एटलीस्ट काफी 2-3 लोगों को तो एटलीस्ट साथ में ले जाना है। हाँ हाँ, और जो मुद्दा है वो सामने रखना है, और उनकी ड्यूटी जो है, बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट को तो उनको ये भी नहीं मालूम है उनकी ड्यूटी क्या होती है करके। तो उन जो हमारे पास बुक होते हैं एक्ट के या प्रोसीजर के या रूल्स के, रेगुलेशंस के, सर्कुलर होते हैं, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस होते हैं, ये सारा सब चीज सामने रखकर ये कहना है कि सर ये आपका ड्यूटी है, आप कीजिए, एज पर लॉ जो प्रोसीजर है वो फॉलो कीजिए। फिर भी अगर वो नहीं करते हैं तो एक रिटर्न सबमिशन उनके ऑफिस में देकर उसका स्टैम्प सिग्नेचर लेना है, दैट्स इट। और बाकी का जो प्रोसीजर है वो फिर हम लोग उनके खिलाफ में कर सकते हैं। जी, अभी हमने 1 हफ्ते का इनको वो दिया है टाइम कि भाई 1 हफ्ते के अंदर आप हमें बताइए कि हम आपके खिलाफ ये प्रचार क्यों ना करें, इसी ऑफिसर को शोकॉस नोटिस में। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग कदम उठाएंगे, हम पूरा जैसे वो करते हैं वायरल करेंगे, और आगे तो कदम उठाना ही है हम लोगों को। अच्छा एडम जी, आप कुछ कहेंगे इस मामले में? ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को करना क्या है, जो एक लाइन बनाई ना गवर्नमेंट ने के नाम पे, काटो वाली लाइन, उस पे चलना है, उससे बचना है। जैसे कि आज आप बोल नहीं सकते, मजिस्ट्रेट के खिलाफ नहीं बोल सकते, जजेस के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप पीपी के खिलाफ नहीं बोल सकते। सवाल क्या है कि ये जो पीपी है ना, आईओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मजिस्ट्रेट, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बराबर। करप्शन कहाँ से शुरू होता है? लोग जो आरोपी है या एक्यूज है या जो गलत लोग हैं वो सेटिंग करते हैं, वो आईओ से शुरू करते हैं। आईओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मैनेज करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मजिस्ट्रेट और जजेस को मैनेज करते हैं। ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि अब सवाल आता है कि अगर कोर्ट नहीं जाए तो क्या करें? सिर्फ कोर्ट जाना कहाँ पर लिखा है? हम बोलते हैं ना, हमारा एंड ये होता है कि भाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो कोर्ट, सिर्फ कोर्ट से ही काम होंगे, ये कहाँ लिखा है? तो ये आयोग क्यों बने हैं? कमीशंस, जैसे पुलिस विंग बना, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कमीशन या एंटी करप्शन या ये भी तो बने हैं ना। तो भी प्रेशर से काम कराया जा सकता है, लेकिन प्रेशर क्या होता है? पब्लिक प्रेशर, जो हम सारे मिलके प्रेशर करते हैं, वो है। दूसरी चीज, हमें एक दूसरे की बात सुनना है पहले। बराबर। जैसे कि आपने बहुत सारे काम सक्सेस किए और हम बहुत सारे एक्टिविस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप पीछे लगे पूरी तरह से और आपने सक्सेस करके दिखाए। लोगों ने हंसी भी बनाई, अरे शर्मा जी का जो तरीका है वो कैसे हो सकता है, कोर्ट जाए बिना नहीं होगा, लेकिन आपने करके दिखाया ना, बिना कोर्ट जाए। जैसे कि आपने आरटीआई में भी क्रांति लाई, आरटीआई लगाओ, उसके बाद आप फर्स्ट अपील लगाओ, फिर सेकंड अपील के लिए 2-3 साल वेट करो। लेकिन आपने क्या किया? आपने शॉर्ट तरीका निकाला, रिसर्च की, आपने एफआईआर कराना शुरू की। आज आप लोग के प्रयास से, मेहनत से देश भर में लोग एफआईआर करा रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली, यूपी। इसी तरह आपने एक शो कॉज नोटिस का बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है ना, कि कोर्ट जाने के बजाय आप शो कॉज नोटिस भेजते हैं। ठीक है, अगर हम एंड में कोर्ट जाते भी हैं तो कोर्ट जाने से पहले होमवर्क करना चाहिए। बिल्कुल। एक पिटीशन 20 पेज की या 30 पेजेस की या 50 पेजेस की पिटीशन लेके खड़े नहीं हो जाना चाहिए। कोर्ट को भी दिखाना चाहिए कि हमने होमवर्क क्या क्या किया। जैसे आपका एक प्रोसेस है, आपने पुलिस स्टेशन में पहले एप्लीकेशन दी, फिर एसीपी को देते हैं आप, फिर डीसीपी को देते हैं, फिर कमिश्नर को देते हैं, फिर डीजीपी को देते हैं, उसके बाद कोर्ट जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ नया बताने की जरूरत है। आपका जो तरीका है, अगर उस पे, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका जो एक तरीका है ना, वो बहुत अच्छा तरीका है, उस पे चलना चाहिए। और अगर थोड़ी कमियां लगती हैं तो उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% आपका जो प्रोसेस है वो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो हम सब अपने अपनी राय मशवरा रखेंगे जी और काम करेंगे। दूसरी चीज ये कि हमें मिलके काम करना है, कमियां नहीं ढूंढनी है। मैं तो खुद ही एक विक्टिम हूँ,
एक्टिविस्ट लोगों से कि वो कमियां बहुत निकालते हैं हम लोग, और ये तरीका अच्छा नहीं है उनका, वो तरीका अच्छा नहीं है उनका, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। साथ में काम करना है। बिल्कुल। कंप्लीट कौन है आप बताइए? कोई जजेस कंप्लीट है? फिर लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट, सेशन से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? परफेक्ट कोई भी नहीं है। हम एक्टिविस्ट लोग एक दूसरे को परफेक्ट ढूंढ रहे हैं। परफेक्ट कौन है? बराबर। कंपटीशन नहीं चल रहा है, ये ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर एक दूसरे से ये देखना है कि काम किसने ज्यादा से ज्यादा किया है। मैंने आपसे ज्यादा काम किसी के नहीं देखे। सक्सेस बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी कंप्लेंट की है, बहुत सारे आरटीआई लगाए, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया ठीक ठाक। लेकिन आपके जो प्रोसेस है ना, उसको मैं रीड करता हूँ। आपने एक एक चीज वेबसाइट पे दी हुई है, लोग पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है, टाइम दिया है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सबको, समझ में आएगा। आपके प्रोसेस से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और मुझे मतलब नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है। हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक्टिविज्म करो तो एक्टिविस्ट की तरह लड़ना है, वरना आप वकालत करो। दोनों मिक्स नहीं। आज के जो हमारे एक्टिविस्ट भाई बहन हैं, तमाम एक्टिविस्ट साथी हैं, उनका काम है सीधा एक एप्लीकेशन दिया, रिमाइंडर लगाया और सीधा हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। कोर्ट जाना तो विक्टिम जा सकता है ना, कोर्ट तो। बिल्कुल। एक्टिविस्ट की क्या जरूरत है? देश का बच्चा जानता है कि जस्टिस कहाँ मिलेगा? कोर्ट में। कोर्ट में। एक रिक्शे वाला भी, एक बिजनेसमैन भी, एक एजुकेटेड पर्सन या अनएजुकेटेड, सबको पता है कि जस्टिस कोर्ट में मिलता है। वो मिले ना मिले वो अलग मैटर है। लेकिन एक्टिविस्ट का जो काम है वो ये नहीं होना चाहिए कि एक दो एप्लीकेशन के बाद थक हार के बैठ गए और सीधा कोर्ट। बराबर। जाना गलत नहीं है, लेकिन कोर्ट जाने के लिए एक्टिविज्म की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि अगर हमें कोर्ट ही जाना है तो फिर एडवोकेट बनेंगे, या कोई कंसल्टेंसी खोल लेंगे, या जर्नलिस्ट बनेंगे, है ना? ऐसा है, या लगा दिया, या रिट पिटीशन दाखिल कर दिया। एक्टिविज्म करना अच्छी चीज है, लेकिन कोर्ट से थोड़ा दूर रहना है, बचना है। ये मेरा मशवरा है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मुझे पता है कि कोर्ट में क्या होता है। बिल्कुल। और हमारे देश में सबसे अच्छी चीज है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बोलना नहीं है अपने प्रोफेशन की, है ना? हमारी बार काउंसिल पीछे लग जाएगी, हमारे सीनियर एडवोकेट्स पीछे लग जाएंगे, हमारे तमाम एडवोकेट साथी कहेंगे आप कोर्ट की वीक पॉइंट्स बता रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं, है ना? तो एज अ एक्टिविस्ट मुझे लगता है कि आपका जो काम करने का तरीका है, मैं उससे पूरा काम ना, और आपने बहुत सारी सक्सेस केसेस करके दिखाए। जी जी जी, हाँ ठीक है, बस तो चल गया। हाँ, तो नितिन चौहान जी, आप कुछ बोलेंगे इस मामले में? हाँ, फिलहाल तो मैं, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ, आ रहा है। नहीं, फिलहाल तो एक्चुअली मैं सुन ही रहा हूँ बात, सब सही तरीके से बातचीत चालू है अपनी। ठीक। ओके, मैं तो इतना ही बोलूंगा, जैसा अभी आदम जी बोले, सहमत हूँ मैं कि कोई भी गुनहगार है वो पैसे वाला रहता है, रुतबे वाला रहता है, तो कोर्ट पुलिस से जरा भी नहीं डरता है। उसको मालूम है कि कोर्ट और पुलिस में टाइम पास चलेगा। उससे अच्छा जो अपना जो तरीका है कि पूरे लोगों में जाके बात को फैलाओ, लोगों को बताओ कि क्या कर रहा है, तो ये ऐसे गुनहगार लोग समाज से या बदनामी से डरते, तो बिल्कुल ये सही तरीका है। मतलब भ्रष्ट भूषण सम्मान जो हम देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इनको मिलना चाहिए। सही है, मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो सामने वाला, मतलब सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डिफेमेशन, लेकिन उसमें वो खुद ही उलझ जाएगा, क्योंकि उसको जो चीज हमको करना चाहिए ना, वो खुद ही हमको लाके देगा। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? ठीक है, बहुत सही तरीका है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अपने भोगीराम जी आप जरा कुछ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ शर्मा जी, देखो जुडिशरी में अब तो हायर जुडिशरी में इतना करप्शन है, और ये मतलब ऊपर बड़े लेवल पर जो हाई कोर्ट है उनमें भी बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। और ये करप्शन मतलब हमें अभी लग रहा है कि भी हमने अभी कानून मंत्री से भी हमने मीटिंग के लिए बोला है और मेल भी की है उनको, और अब हम सबूत के साथ उनके सामने जाएंगे, क्योंकि जो एडवोकेट साहब मैडम जी है उन्होंने बहुत सही कहा है कि भी पैसे वाले और ये जो जजेस हैं ये अब मिलकर ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, सीधी बात। बिल्कुल। और पुलिस तो देखो, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो पुलिस को जजेस कैसे धमका रहे हैं, तो ये इनका ही अच्छा काम हो रहा है। बराबर। तो जब तक ये सीसीटीवी कैमरे कोर्ट में नहीं लगेंगे ना जज के ऊपर, तब तक हमें सफलता हासिल नहीं मिलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, फिर मनीष जी हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। हाँ, सभी का जैसा भी है कि इन्हें भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाए। हम इनके CD वीडियो बनाएंगे, इनको भेजेंगे। 1 हफ्ते तक पहले हम इनका वेट करते हैं। जी बिल्कुल। मेलविन जी हम इसको यहाँ बंद करते हैं और फिर इसका वो करेंगे। और सभी की सहमति है कि प्रूफ भी है, सब कुछ है। भूषण सम्मान से इनको सम्मानित करेंगे, वीडियो बनाएंगे, इनके वीडियो की VCD बना के सुप्रीम कोर्ट भी भेजेंगे, हाई कोर्ट भेजेंगे, इनके सभी ऑफिसरों को भेजा जाएगा। ठीक है ना। इनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है सुकोस नोटिस में। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर कुछ पॉजिटिव जवाब देते हैं तो उस बेस को लेकर अगला कदम वो निष्कर्ष निकालेंगे, नहीं तो हम अपना काम शुरू कर देंगे जो हमारा है। और बाकी कोर्ट कचहरी तो जो होना है वो तो अपने टाइम पे होगा ही होगा। ठीक है ना। ठीक है, फिर अभी मैं सब लोगों से विदा लेता हूँ, इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।